हेलो साथियों, एमएस ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए यूपीएसआई जीके सिलेक्शन का बूस्टर जो आरडब्ल्यूए की 40 प्रैक्टिस सेट्स की बुक है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहाँ पर हम डीपली एनालिसिस करेंगे डिटेल में। तो उम्मीद करता हैं आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एंड तक बने रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगा। प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में हम यहाँ पर डिटेल में सभी सेगमेंट्स को देखेंगे, तो आप एंड तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आज का? देखिए, सेट नंबर 2 रहेगा ये। इसका पहला प्रश्न क्या होने वाला है? पहला प्रश्न है, वर्ष 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने, अवध, लखनऊ, बंगाल या फिर आपका बॉम्बे। ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अवध, लखनऊ, बंगाल या फिर बॉम्बे। देखिए, जो परमहंस मंडली थी इसकी स्थापना आपका बॉम्बे में की गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दादोबा पांडुरंग इसके संस्थापक थे। ठीक है, 22 जून 1844 में दुर्गाराम मच्छाराम मेहता एवं दादोबा पांडुरंग ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगस्थनीज या फिर आपका जस्टिन। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का शासक था, इसके दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था वो कौन था आपका? ठीक है, मेगस्थनीज था। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ये सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? 1336 ईस्वी में, 1346 ईस्वी में, 1356 ईस्वी में या फिर आपका 1367 ईस्वी में। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और इनकी राजधानी क्या थी? हम्पी। और हम्पी को ठीक है 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दूसरी बात करें अगर हम, तो ये जो विजयनगर साम्राज्य था ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में दोआब में स्थित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, 1992, 1994, 1991 या फिर आपका 1993। ठीक है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका काम क्या होता है भारत में? ठीक है, शेयर बाजार को ये आपका कंट्रोल करती है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सिंधु जल संधि भारत को किन नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है? देखिए, सिंधु जल संधि कब हुई थी आपकी? ये संधि हुई थी 1960 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये समझौता हुआ था। जो आपका सिंधु नदी तंत्र है उसकी पूर्व की 3 नदियाँ भारत को दी गई यूज़ करने के लिए और पश्चिम की 3 नदियाँ पाकिस्तान को दी गई। ठीक है, पूर्व की 3 नदियों की बात करें तो हम यहाँ पर रावी, व्यास और सतलज 3 नदियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। और पश्चिम की जो 3 नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? सिंधु, झेलम और चेनाब। इन 3 नदियों का जल पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका 1960 में ये समझौता हुआ था। ये समझौता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है, पंपास में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। पंपास समशीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पर हैं? दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, एशिया में या फिर आपका अफ्रीका में। ठीक है, तो पंपास घास के मैदान जो है आपके कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? भूटान, भारत, म्यांमार और आपका नेपाल। ठीक है, तो जो आपका बाघ प्राकृतिक आवास में रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? भारत में ही रहते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर्स और एशियाई शेर गिर गुजरात में। ठीक है, तो बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर्स और गुजरात में एशियाई शेर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर अगर हम चलें तो प्रश्न है आपका जीएसटी से। जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है?
केंद्रीय वित्त सचिव, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधान आर्थिक सलाहकार, केंद्रीय राजस्व सचिव। देखिए सचिव से प्रश्न पूछ रहा है। देखिए जीएसटी की अगर हम बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की दिशा में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 101 के द्वारा ये 2016 में, ठीक है, पारित हुआ और 2017 1 जुलाई 2017 से ये लागू होता है, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और पदेन सचिव कौन होते हैं आपका, ठीक है। जीएसटी परिषद के पदेन सचिव होते हैं केंद्रीय वित्त सचिव, डी ऑप्शन आपका केंद्रीय आपका राजस्व सचिव, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय राजस्व सचिव, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 9 क्या है आपका, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था। देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान के आदर्शों को बताती है, संविधान भारत में सरकार का या सत्ता का स्रोत बताती है, सत्ता का, ठीक है, उद्देश्य बताती है और सत्ता का स्वरूप बताती है और संविधान के अधिनियमित होने की तिथि बताती है। 4 बातें बताती है। इस उद्देशिका में संशोधन कितनी बार हुआ है, ठीक है, 3 बार, 1 बार, 2 बार या फिर आपका संशोधन नहीं किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, 1 बार संशोधन अभी तक हुआ है और ये संशोधन हुआ था आपका 1976 में, ठीक है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 आदर्शों को शामिल किया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता, ठीक है। ठाकुरदास भार्गव की अगर बात की जाए तो संविधान की प्रस्तावना को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। अर्नेस्ट बार्कर ने कुंजी नोट कहा है, नानी पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए भारत के संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और आर्टिकल 36 से 51 के बीच, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इनको रखा गया है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में रखा गया है। मूल संविधान की अगर बात की जाए तो आपके 7 प्रकार के मौलिक अधिकार आपका मूल संविधान में थे, ठीक है। 7 प्रकार के मौलिक अधिकार आपका मूल संविधान में थे, ठीक है। और वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में आपके 6 प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान में बचे हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर, ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार मैंने आपको जैसे कि बताया 12 से 35 के बीच है। और जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, पहला है आपका समानता के अधिकार 14 से 18 के बीच, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच, और इसके बाद आपका आता है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए 25 से 28 के बीच। आपका 5वां आता है यहाँ पर 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और आर्टिकल 32 में आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत संविधान उपचारों के लिए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, 45 एंड 46, ठीक है। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना, ठीक है। इसकी अगर बात की जाए आपका तो आपके डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो कि भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, ठीक है, राज्य को संविधान के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल 47 की अगर बात की जाए तो 47 में क्या है यहाँ पर, पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराना और मद्यपान नशीली दवाओं पर रोक लगाना, ये आपका 47 में है। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है। तो कृषि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 48 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो क्रियान्वयन करता था वो 1950 में स्थापित योजना आयोग करता था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू होती है, ठीक है। प्रश्न है हमारा, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो ये आपका मॉडल है सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, और यह
किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, अगर हमें शर्करा को यानी शुगर को अगर एल्कोहल में परिवर्तित करना है तो हम इसके लिए उपयोग करते हैं किण्वन प्रक्रिया का। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं और ये यीस्ट की उपस्थिति में कराया जाता है, यीस्ट की प्रेजेंस में कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आपका उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? ठीक है, व्यक्ति आपका पास की वस्तु तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें तो 2005 में, ठीक है, 2005 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, ठीक है, आया आपका। और इस अधिनियम में आपका कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? सामाजिक शोषण, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण या फिर आपका यौन शोषण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शामिल नहीं है? आपका सामाजिक शोषण शामिल नहीं है। शारीरिक शोषण भी शामिल है, आर्थिक शोषण भी शामिल है और यहाँ पर आपका यौन शोषण भी शामिल है। ठीक है, शारीरिक, यौन, मौखिक और भावनात्मक शोषण, ठीक है, इसमें सभी प्रकार के शोषण शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? 28, 29, 30 या फिर आपका 31? तो मनुष्य के सिर में आपका 29 अस्थियां होती हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 29B। देखिए, कपाल में आपकी 8 हड्डियां होती हैं, चेहरे में 14 होती हैं। कितनी? चेहरे में 14 होती हैं। 8 और 14 कितना हो गया यहाँ पर? 22 हो गया है। कान में आपकी 6 होती हैं, 22 और 6 आपका 28 हो गया है। और एक होती है आपकी कंठिका हड्डी। ठीक है, कंठ में होती है यानी गले में, एक कंठ में होती है। इस तरह से टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज आइंस्टीन ने की थी क्या? आइजैक न्यूटन ने, माइकल फैराडे ने या एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने? तो प्रेरण की जो खोज की थी वो माइकल फैराडे ने की थी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने, और माइकल फैराडे ने ही आपका जनित्र यानी डायनामो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 18 है, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होते हैं, केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, या आपका इनमें से कोई नहीं? देखिए, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और 30 सदस्य आपके ये सभी लोकसभा से निर्वाचित होकर के आते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्राक्कलन समिति पहली बार 1950 में, ठीक है, गठित की गई थी। पहली बार कब की गई थी? 1950 में ये गठित की गई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इसका गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या फिर आपका 21 वर्ष? देखिए, न्यूनतम आयु की अगर बात की जाए तो मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होती है भारत में? 18 वर्ष। मूल संविधान में ये 21 वर्ष थी, इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, 1989 में इसको घटा करके 18 वर्ष किया गया। अगर हम बात करें पंचायत और नगर पालिकाओं में अगर हम बात करें तो आपका न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष हो जाएगी। इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा की बात की जाए तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। राज्यसभा और विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पर आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बात की जाए तो न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने के लिए आपकी 35 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों, या फिर आपकी संसद? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 20 का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों का रक्षक यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, और 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और
अधिकार पृच्छा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ए बी को मारने के इरादे से डंडा चलाता है लेकिन बी बच जाता है, क्या यह अपराध है? देखिए, क्या यह अपराध है? कोई एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति को मारने के इरादे से यहाँ पर प्रहार करता है और वह जो व्यक्ति है वो बच जाता है। तो पूछ रहा है क्या ये अपराध है? ऑप्शन है आपका नहीं, हत्या का प्रयास है, केवल हमला है, या फिर आपका चोट पहुंचाना है। तो जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस की धारा 109 के तहत, ठीक है, बीएनएस की धारा 109 के तहत, ठीक है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर हत्या के प्रयास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपराध है और हत्या का प्रयास है। बीएनएस आपका कब का है? बीएनएस 2023 जो कि 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ और इसमें कितने अध्याय हैं? बीएनएस में 20 अध्याय हैं और धाराएं कितनी हैं? 358 धाराएं बीएनएस में मौजूद हैं। बीएनएस किसको रिप्लेस करता है? आपका इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 को ये रिप्लेस करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर आपका विटामिन के। देखिए, विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील होते हैं, ए, डी, ई और के। ठीक है, ए, डी, ई और के। ठीक है, अब विटामिन ए की अगर बात की जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का है थायमीन। विटामिन बी के बहुत सारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का आंसर हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो टोकोफेरॉल होता है और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और वयस्कों में कौन सा होता है? ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक है, और धूप से, ठीक है, धूप जो है विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। और अंडा, वसायुक्त मछली, ठीक है, मक्खन, दूध आदि विटामिन डी के अच्छे स्रोत होते हैं। 23 की अगर हम बात करें कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ओलंपिक बैडमिंटन में महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, नरगिस दत्त। ठीक है, तो आपका साइना नेहवाल ने यहाँ पर पहली बार ओलंपिक में पदक जीता था। जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, या फिर आपका पाकिस्तान। तो जातीय संसद जो है बांग्लादेश की संसद का नाम है। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। जापान की, ठीक है, डाइट, और आपका इजराइल की नेसेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। SC/ST अधिनियम के अंतर्गत कौन सा अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, SC/ST एक्ट आपका कब का है? 1989 ईस्वी का है और इसमें संशोधन हुआ है 2015 में। ठीक है, SC/ST के सदस्य से बेगार करवाना, SC/ST के सदस्य को अपमान सूचक व जाति सूचक शब्द कहना, SC/ST के सदस्य के साथ विवाह करना, SC/ST को नग्न तथा अर्धनग्न अवस्था में घुमाना। ठीक है, ये तीनों ही यहाँ पर अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन SC/ST के सदस्य के साथ विवाह करना ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि मनचाहा विवाह करना, ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है, मौलिक अधिकार में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 3। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल 3 क्या है? अपराध की श्रेणी में, केवल 3 जो है यहाँ पर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जो व्यक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किसी प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए नियम आदेश का उल्लंघन करता है, वे दोष सिद्ध होने पर दंडित होगा। क्या है हमारे ऑप्शंस? दंडित होगा 1 वर्ष के कारावास अथवा अर्थदंड के लिए, कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थदंड जो 25,000 रुपये का हो सकता है। 3 वर्ष का कठोर कारावास या 6 माह तक का कारावास और अर्थदंड या दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका बी, कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, या अर्थदंड जो 25,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों भी हो सकता है, उसके साथ कारावास भी हो सकता है या अर्थदंड भी हो सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, देखिए 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन होता है। फजल
फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन होता है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फजल अली आयोग जो था इसमें 3 सदस्य थे, जस्टिस फजल अली, दूसरे थे आपके न्यायमूर्ति ये तो न्यायमूर्ति फजल अली थे, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, 3 सदस्य इसमें थे। चलिए, और वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत में अवस्थित हैं। सिरके का पीएच मान क्या होता है? 2.4, 4, 5.5, 6.5। देखिए, अम्ल और क्षार की यहाँ पर जो पीएच होती है उदासीन की 7 होती है, ठीक है, और पीएच जो स्केल होता है वहाँ पर 1 से 7 तक होता है, ठीक है, 1 से 14 तक होता है, सॉरी। तो पीएच आपका 1 से 7 तक अम्ल होता है और 7 से 14 तक आपका क्षार होता है, ठीक है। पूछ रहा है कि सिरके का कितना होता है, ठीक है, तो सिरके का यहाँ पर 2.4 होता है। एसिडिक एसिड भी सिरके को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? देखिए, आर्म्स एक्ट 1988, आर्म्स एक्ट 1850, आर्म्स एक्ट 1878 या आर्म्स एक्ट 1868, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर 1878 में लॉर्ड लिट्टन के समय में आर्म्स एक्ट लाया गया, जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति जो है नहीं दी गई थी, और 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है। भारतीय भाषाओं में छपने वाले सभी जर्नल्स को यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आर्म्स एक्ट 1878 सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्षेत्रीय अधिकारिता किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? मद्रास, कोलकाता, मुंबई या फिर आपका कर्नाटक, ठीक है। तो मद्रास, कोलकाता, मुंबई या कर्नाटक। अंडमान और निकोबार, देखिए भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 25 उच्च न्यायालय मौजूद हैं, लेकिन भारत में राज्य तो 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। तो फिर इन जो एक्स्ट्रा हैं इनका अधिकार क्षेत्र कहाँ पर जाता है जुडिशरी का? तो वो आपका एक ही उच्च न्यायालय यहाँ पर 2 राज्यों या 2 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को मिलकर, ठीक है, यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर पूछ रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो अधिकारिता है वो किस उच्च न्यायालय में जाती है? कोलकाता में जाता है इसका जुरिडिक्शन क्षेत्र, ठीक है। कोलकाता उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था 1862 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इस कोलकाता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 32 की अगर हम बात करें, वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग, कैबिनेट मंत्रालय, आरबीआई या फिर एनएसओ, ठीक है। ये एनएसएसओ लिखा हुआ है। नीति आयोग की ये एक फोरम है, टास्क फोर्स है, तो यही इसका जो है भारत में वर्तमान में गरीबी रेखा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 33। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949। देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, ठीक है, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो ये 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, अस्तित्व में आया संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? म्यूर, लोवेल, मेरिएट या फिर आपका लोस्की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो विचार दिया था ये एक राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ म्यूर ने दिया था। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका किसने दिया था? ये आपका, ठीक है, सर जॉन रैमजे म्यूर, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर जॉन रैमजे म्यूर ने मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन प्रणाली में कैबिनेट के बढ़ते प्रभुत्व और शक्ति को दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या फिर आपका चौथी अनुसूची में? देखिए, अनुसूचियों की अगर बात की जाए तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, ठीक है।
दल बदल कानून आपका, ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है इसको, और ये अनुसूची आपकी 1985 में शामिल की गई थी, और 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको भारत के संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरी अनुसूची की बात करें हम यहाँ पर, तो प्रतिष्ठित पदों के वेतन और भत्तों का प्रावधान है तीसरी अनुसूची में। आपका क्या है, तीसरी अनुसूची में यहाँ पर शपथ से संबंधित प्रावधान है, और चौथी अनुसूची में लोकसभा में, ठीक है, विभिन्न राज्यों से सीटों के आवंटन की बात की गई है, और सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा में कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आती हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम कब का है, ठीक है, मोटर व्हीकल्स एक्ट भी हम इसको कहते हैं, 1940, 1947, 1934 या फिर आपका 1939, ठीक है। तो मोटर व्हीकल एक्ट्स आपका ये कब का है, ये 1939 का है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 37 पर। दहेज निषेध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम 1960, 1965, 1961 या फिर आपका 1963, ठीक है। तो जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है ये 20 मई 1961 को अधिनियमित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 1961 का कोई और अधिनियम भी है क्या, कोई बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, आयकर अधिनियम, ये भी कब का है, ये भी आपका 1961 का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, कोई भी उच्च न्यायालय, कोई भी सेशन न्यायालय, भारत का कोई भी विधि न्यायालय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग क्या है, भारत में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है, और भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होते हैं, ठीक है। ये भारत में प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। इनको देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। इवन इनको संसद की बैठकों में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, संसद में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, सुनवाई का अधिकार इनको भारत का कोई भी विधि न्यायालय, डी ऑप्शन यहाँ पर 38 का आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसलें हैं, ठीक है। रबी की फसल कौन सी होती हैं, जो आपका विंटर सेशन में, ठीक है, विंटर सेशन में उगाई जाती हैं, जो कि फरवरी मार्च में यहाँ पर काटी जाती हैं, ठीक है। रबी की फसलों की अगर बात की जाए, सरसों, मूंगफली, चना और मक्का, ठीक है। तो रबी की फसलों में अगर हम देखें तो गेहूं, चना, जौ, मटर, ये सभी रबी की फसलें होती हैं, ठीक है। तो आपका चना भी रबी की फसल है, ठीक है, और आपका यहाँ पर सरसों भी रबी की फसल है, ठीक है। मूंगफली और मक्का ये रबी की फसलों में नहीं आते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी 1 और 3, ठीक है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान आर्टिकल 52 में है, प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान आर्टिकल 74 में है, भारत का मुख्य न्यायाधीश के पद का प्रावधान आर्टिकल 124 में है, और महान्यायवादी के पद का प्रावधान आर्टिकल 76 में है, ठीक है। पूछ रहा है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भारत के कौन होते हैं, ठीक है। तो भारत के संवैधानिक प्रमुख, भारत के प्रथम नागरिक, ठीक है। भारत में जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, मंत्रिमंडल के, केंद्र सरकार के, ठीक है। तो राष्ट्रपति यहाँ पर भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को आने में थोड़ी देर हो गई थी, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आपकी एक दिन में 2 वीडियो डेली आएंगी, तो 2 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आने वाले 10-12 दिन पे हम यहाँ पर सभी 40 सेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप हमारा साथ देंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और ठीक है, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 3 में।